नाज़रीन, फलस्तीन ने इसराइली तेल की बंदरगाह उड़ा दी है और खतरनाक मिसाइल तिल अवीव से टकरा गए हैं जिनको आयरन डोम भी नाकाम नहीं बना सका, जबकि रूसी हथियार जो हैं वो मज़ामती तहरीक के पास पहुंच गए हैं। पहले ही इसराइल का नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन अब ये सबसे घातक रूसी मिसाइल मज़ामती तहरीक के पास पहुंच गए। और सवाल सबसे बड़ा यह है कि जब तमाम इतराफ से मुहासरा जारी है तो फिर ये हथियार वहां पर कैसे और किसने पहुंचाए। इस चीज ने इसराइली इंटेलिजेंस को हिला के रख दिया है। ताजा तरीन डेवलपमेंट्स हमारे पास आ चुकी हैं। गजा जंग में जो बड़े बड़े ऑपरेशन किए गए हैं, आप हैरान रह जाएंगे कि मज़ामती तहरीक किस ईमान की हरारत के साथ जंग लड़ रही है, वो कितनी बहादुरी के साथ एक एक इंच की हिफाजत कर रही है, जिसने इसराइल को हिला के रख दिया है। अब इसराइल के लिए जमीन तंग हो गई है। वो अहम तरीन ऑपरेशंस की कहानियां भी आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, मज़ामती तहरीक पूरी शिद्दत के साथ और पूरे जज्बे के साथ इस वक्त जंग में उतरी हुई है और रिपोर्ट्स ये आई हैं कि अभी तक मज़ामती तहरीक ने अपनी एलीट फोर्स को इस्तेमाल नहीं किया है। पिछले जो 49 डेज उन्होंने जंग लड़ी थी उसमें उन्होंने 5% अपनी कैपेबिलिटी को इस्तेमाल किया और अभी भी जो उनकी एलीट फोर्स है उसको उन्होंने जंग में नहीं उतारा है। और उसके बावजूद नुकसान इसराइल का तारीख की सबसे बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। 75 सालों में इसराइल को कभी इतना नुकसान नहीं उठाना पड़ा। रोजाना उनकी हलाकतें 100 के करीब पहुंच रही हैं। जी हां, दोबारा आपको कह रहा हूं, 100 के करीब रोजाना इसराइली फौजियों की हलाकतें पहुंच रही हैं। तो सोचिए, जब 100 ताबूत वहां से निकलते होंगे और जैसे उनके अपोजिशन लीडर ने कहा कि हम एक जनाजे से फारिग होकर दूसरे जनाजे में जा रहे हैं, दूसरे से तीसरे में जा रहे हैं और सारा दिन हमें अब यही काम रह गया है कि हम जनाजों को अटेंड करते रहे। तो ये वहां पर हालात हैं। अभी की जो ताजा तरीन बड़े ऑपरेशन है उनकी कुछ तफसीलात आपके साथ जरूर मैं शेयर करना चाहता हूं ताकि आपको पता चले कि मज़ामती तहरीक सर धड़ की बाजी लगा रही है और यह जंग कोई आसान जंग नहीं है। यह जंग एक फैसला कुन जंग है। यह जंग अपने मुकद्दस सरजमीन के दिफा की जंग है और जहां मुनाफिक अरब सोए हुए हैं जो इसराइल के साथ जाकर खड़े हुए हैं, तो पूरी उम्मत मुस्लिमा की ऑनर की जंग जो है वो भी मज़ामती तहरीक और फलस्तीनी अवाम लड़ रहे हैं। ये आप देखिए कि 7 मिलिट्री व्हीकल्स विद एंटी टैंक मिसाइल, 7 बड़ी गाड़ियां एंटी टैंक मिसाइल के साथ फायर की गई और उनके कमांडर ने कहा कि इस वक्त जो मज़ामती तहरीक का सबसे बड़ा हथियार है वो ये एंटी टैंक मिसाइल है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मज़ामती तहरीक का जो सबसे बड़ा हथियार है वो उनके ईमान की ताकत है कि जिस ईमान के साथ वो टैंकों के सामने खड़े हो जाते हैं, जो दुनिया के सबसे जदीद टैंक्स हैं उनके सामने वो जाकर खड़े हो जाते हैं। तो ये सिर्फ असलहा नहीं है। इसके अलावा जनाब जो बड़ा एक ऑपरेशन हुआ है वो इनका किंग लीडर टैंक कहलाया जाता है। जो सबसे घातक टैंक जिसको कहा जाता है उसको भी तबाह किया गया है और एक किंग लीडर टैंक और इन्फेंट्री कैरियर फोर्स उसको निशाना बनाया गया और वहां पर डजन्स ऑफ इनके फौजी जो हैं वो हलाक हुए हैं। फिर इसके अलावा एक बास 3 टैंक, इसको भी जनाब निशाना बनाया गया है। और इसके बाद नाज़रीन क्या हुआ, बड़ी दिलचस्प चीज आज एक देखने को मिली कि जो रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आया था, यानी इनके जितने हलाक हो जाते हैं, ये जख्मी हो जाते हैं, फिर उनको निकालने के लिए रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स आते हैं। हेलीकॉप्टर्स के साथ ये जंग नहीं लड़ रहे, उनको सिर्फ रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप हेलीकॉप्टर से आकर वार करेंगे तो उसको भी मिसाइल मारकर तबाह किया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये हेलीकॉप्टर्स तो यहां पर इस्तेमाल नहीं कर रहे, सिर्फ रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आज एक बड़ा वाकया हुआ कि हेलीकॉप्टर जो कि रेस्क्यू के लिए आए थे इनके सोल्जर्स, उनको भी उनका इंतजार किया गया उस रेस्क्यू हेलीकॉप्टर का और फिर उसको भी निशाना बनाया गया। तो वो जो बचाने वाले आए थे वो भी उसमें पूरी तरह से मारे गए। तो ये बहुत बड़ा आज एक ऑपरेशन हुआ है। इसके अलावा जनाब एक इसराइली स्नाइपर को मारा गया है और उसको एंटी टैंक मिसाइल फायर करके हलाक किया गया है, क्योंकि स्नाइपर को मारना नाज़रीन मेरे ख्याल से सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि स्नाइपर आपको उसकी लोकेशन का नहीं पता होता, सबसे छुप कर वो बैठता है और उसकी ट्रेनिंग इंतहाई हाई क्वालिटी की होती है, सबसे खतरनाक ट्रेनिंग स्नाइपर्स की होती है। तो उसको एंटी टैंक मिसाइल से उसको हलाक करना ये बहुत बड़ी चीज है। इसके अलावा जनाब 11 और सोल्जर्स उन्होंने हलाक किए एक ऑपरेशन में और उनके जो हथियार थे उनको अपने कब्जे में ले लिया। अब ये भी वहां पर एक बड़ी कामयाबी ये मिल रही है कि उनके हथियार, उनके पास जो टेक्नोलॉजीज हैं, जो उनकी कम्युनिकेशन डिवाइसेज हैं, इवन जो रोबोट्स वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी मज़ामती तहरीक के पास आ रहे हैं। तो यहां पर यही बता रहे हैं कि 11 सोल्जर्स को मारा और उनके तमाम जो हथियार थे वो उन्होंने एज अ माले गनीमत अपने पास रख लिए। फिर आप एक और हमले की तफसीलात देखिए कि डेटोनेटेड एंटी पर्सोनल डिवाइस ऑन फूड फोर्स ऑफ 10 सोल्जर्स ऑफ खान यूनस, के खान यूनस में एक फूड फोर्स थी जिसको एक्सप्लोसिव डिवाइस के साथ उन्होंने निशाना बनाया और इस एक ही हमले में 10 फौजी हलाक हो गए। आप नाज़रीन अंदाजा लगाइए, ये वो नुकसान है ना ही इसराइल को और ना ही उनके इत्तेहादियों को यह अंदाजा था कि उनकी कब्रें गजा में बन जाएंगी, वो तो फलस्तीन की नस्लें मिटाने निकले हुए थे। इसके अलावा आप मज़ामती तहरीक का एक और बयान देखिए ताकि आपको ग्राउंड रियलिटीज का अंदाजा हो कि कितनी शिद्दत के साथ ये जंग लड़ी जा रही है। वी इंगेज्ड फिरिक क्लैशेस विद एनिमी सोल्जर्स कॉजिंग डायरेक्ट कैजुअलिटीज इन अल जैतून एंड शुजाया। ये जो 3-4 बड़े एरियाज हैं, आपका जैतून है,
ہے, शुजाया है, जबालिया एंड देन साउथ में खान यूनस है. ये 3-4 बड़े एरियाज हैं जिसमें सबसे फिरिक, सबसे यानी जब जंग की इंतहा नाज़रीन होती है तो उसके लिए वायलेंट, डेडली या फिर फिरिक का लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है. तो यहां पर भी वो कह रहे हैं कि बिल्कुल इंतहा पर इस वक्त जंग लड़ी जा रही है. इसके अलावा जनाब बमबारी मुसलसल मसामती तहरीक की तरफ से जारी है, यानी गजा में जो फौजी आए हैं उनके साथ वो लड़ ही रहे हैं, लेकिन मुसलसल उनके दारुल हुकूमत, उनकी बंदरगाहों, उनके सिटीज, उनकी मिलिट्री साइट, उन तमाम को निशाना बना रहे हैं. और अभी जो सबसे बड़ा हमला हुआ है जिसने इसराइल को हिला के रख दिया है वो है जनाब एशकलोन और अशोद पर बमबारी की गई है. मिसाइल फायर किए गए हैं जिन्होंने आगे जाकर मेजर डिस्ट्रक्शन की है. अब इसमें अशोद जो इनकी बंदरगाह है ये सबसे एक इंपॉर्टेंट बंदरगाह है. क्यों? क्योंकि ये ऑयल की बंदरगाह आप इसको कह सकते हैं. इसराइल के पास जितना भी ऑयल आ रहा है वो इसी पोर्ट पर आता है, यानी उनकी जो अजरबैजान के साथ पाइपलाइन है वो भी इसी पोर्ट के साथ कनेक्टेड है. फिर बाकी दुनिया से जहां जहां से भी ऑयल आता है वो इसी बंदरगाह पर ऑफलोड किया जाता है. मिसाल के तौर पर अभी जो यमन की जानिब से एक जहाज को तबाह किया गया नॉर्वे का, जो कि एक ऑयल टैंकर था, वो भी उसने भी अशोद की बंदरगाह पर जाना था. हालांकि वो जा तो रेड सी से रहा था तो वो इलाट पे भी जा सकता था, क्योंकि रेड सी के साथ जो बंदरगाह अटैच्ड है वो इलाट किया, लेकिन उसने रेड सी से होकर सुएज कैनाल से गुजरकर देन मेडिटेरेनियन सी ऊपर से आकर अशोद तक पहुंचना था, क्योंकि ऑयल के लिए स्पेसिफिक जो बंदरगाह है वो अशोद ही है. तो इस बंदरगाह को निशाना बनाया गया है और वहां पर उनका भारी नुकसान हुआ है. तो एक तरफ आप देखिए कि यमन तेल इन तक पहुंचने नहीं दे रहा एंड देन जो उनकी बंदरगाह है उसको मज़ामती तहरीक डायरेक्ट निशाना बना रही है. तो गजा सबसे खतरनाक इनके लिए इस तरह साबित हो रहा है कि अंदर से एक महाज खुला हुआ है. यानी आप देखें ना कि आपके यमन के मिसाइल जो हैं वो तो तिल अवीव तक नहीं पहुंच रहे, वो तो इनके सेंट्रल एरियाज तक नहीं पहुंच रहे. आपके हिजबुल्लाह के मिसाइल तो यहां पर इसराइल के सेंट्रल एरियाज में उनके दारुल हुकूमत में तो नहीं पहुंच रहे. इसी तरह सीरिया से भी मिसाइल नहीं पहुंच रहे. तो तिल अवीव और सेंट्रल इसराइल पर और उनकी तमाम मिलिट्री साइट पर, उनकी सेटलमेंट्स पर किसके रॉकेट्स और मिसाइल पहुंच रहे हैं? वो मज़ामती तहरीक के हैं. तो अगर मज़ामती तहरीक ही खत्म हो जाए देन फिर इन सारों का जो इन्फ्लुएंस है वो उस तरह से नहीं रहेगा. ये जो अंदर का महाज खुला हुआ है, मज़ामती तहरीक उनसे रेजिस्ट कर रही है और उनको शिकस्त दे रही है, इस चीज ने पूरी तरह से जंग का पांसा पलटा हुआ है. तो जब अंदर से भी महाज है और बाहर से भी पूरी दयानतदारी के साथ तमाम अपनी जंग लड़ रहे हैं मुकद्दस सरजमीन के लिए, तो ही इसराइल को इतनी बड़ी शिकस्त हम देख रहे हैं, जो कि शायद मुसलमान कभी सोच भी नहीं सकते थे कि वो भी अपनी जिंदगियों में इसराइल की इस तरह से शिकस्त देखेंगे. इसके अलावा जनाब एक बहुत ही सेंसिटिव एरिया है और इंटेलिजेंस का एरिया, उसको निशाना बनाया गया है. मिसाइल बम्बार्डमेंट ऑन सेंसिटिव एरिया ऑफ मिवाटाहिम कॉम्प्लेक्स. ये बताया जा रहा है कि ये इंटेलिजेंस रिलेटेड ये कॉम्प्लेक्स है जिसको निशाना बनाया गया. फिर राइम मिलिट्री साइट है, इसको भी रॉकेट्स के साथ निशाना बनाया गया. तो आप देखें ना कि आपकी मिलिट्री साइट, आपके इंटेलिजेंस के कॉम्प्लेक्स, आपके हेडक्वार्टर्स, आपके कमांड सेंटर, ये सबसे सेंसिटिव एरियाज होते हैं. इनकी सिक्योरिटी के लिए, इनके एयर डिफेंस के लिए बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा इंतजाम किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद मज़ामती तहरीक उनको निशाना बना लिया है. फिर नाज़रीन एक और बड़ी अहम तरीन चीज सामने आई है जिससे आपको इनकी बुज़दिली का भी अंदाजा होगा और आपको यह भी अंदाजा होगा कि ये जो आप इन्होंने दुनिया में फैला रखा था ना कि ये दुनिया की बड़ी जदीद तरीन फौज है, बड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली फौज है, वो सब एक प्रोपेगेंडा था. दरअसल ये नीच, घटिया और बुज़दिल फौज है जो सिर्फ औरतों और बच्चों के खिलाफ लड़ते हैं. नाज़रीन बात ये सामने आई है कि इन्होंने डजन ऑफ फौजी उनको फ्रेंडली फायर में मारा है. अब ये फ्रेंडली फायर एक मिलिट्री टर्म है और उसका मतलब क्या है कि जब आप गलती से एरर के साथ अपने ही फौजियों को मार देते हैं, यानी आप उनको मुखालिफ का समझकर आपकी फायरिंग में या आपके हमले में वो मारे जाते हैं, तो ये डजन ऑफ हैं. यानी आप एक छोटे से इलाके में ऑपरेशन कर रहे हैं एंड देन ये पहली बार किसी भी जंग में हुआ है, यानी पहली बार है किसी भी जंग में जो टेक्नोलॉजी यहां पर इस्तेमाल की गई है कि जो फूड फोर्स है वो फिजाइया के साथ भी कनेक्टेड है और आपस में तमाम फोर्सेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है. वो एक दूसरे की कम्युनिकेशन सुन सकती हैं, उनकी मूवमेंट का अंदाजा लगा सकती हैं और जहां पर फिजाइया हमला करेगी उसका भी फूड फोर्स को पता होगा. ठीक है, लेकिन इस सारी टेक्नोलॉजी के बावजूद इतना बड़ा एरर आना ये उनकी शिकस्त का सबसे बड़ा मुंह बोलता सबूत है. तो गजा के मैदान में, गजा की रेत में जहां इनके फौजियों की कब्रें बनी हैं, वहीं इनकी टेक्नोलॉजी का कब्रिस्तान भी गजा में बना है और ये पूरी तरह से दुनिया के सामने एक्सपोज हुए हैं. इसके अलावा जनाब जो बहुत बड़े हमले नाज़रीन किए गए हैं वो तिल अवीव को आज फिर खतरनाक रॉकेट्स के साथ निशाना बनाया गया है. लेकिन आज जो रॉकेट्स इस्तेमाल किए गए वो पिछलों से बिल्कुल मुख्तलिफ है. रिपोर्ट्स नाज़रीन ये बता रही हैं कि तिल अवीव से वो रॉकेट्स जाकर टकराए हैं जिनको आयरन डोम डिटेक्ट नहीं कर सका. डिटेक्ट का नाज़रीन मतलब यह है कि जब भी कोई रॉकेट और मिसाइल फायर किया जाता है तो तिल अवीव में जंगी सायरन बजते हैं और उसके नतीजे में आयरन डोम मिसाइल फायर करता है और उसको हवा में तबाह कर देता है. लेकिन ये जो नए रॉकेट्स फायर किए गए हैं आयरन डोम को पता ही नहीं चला और डिटेक्ट तक नहीं कर सका
यानी जंगी सायरन पे नहीं बचे। और जंगी सायरन का एक फायदा ये होता है कि वहां पर तमाम लोग जो हैं वो अपना बंदोबस्त कर लेते हैं, जो महफूज पनाहगाहें बनाई गई हैं उनके वो नीचे चले जाते हैं, लेकिन बगैर किसी वार्निंग के, बगैर किसी सायरन के ये मिसाइल डायरेक्टली जाकर तिल अवीव के मुख्तलिफ लोकेशंस पर टकराए हैं। और रिपोर्ट्स अभी तक सामने आ रही हैं कि वहां पर भारी नुकसान इस वक्त इसराइल को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि इसराइल की बचत सिर्फ यही होती है कि जो मिसाइल आते हैं वो हवा में ही तबाह हो जाते हैं। यानी इस 7 अक्टूबर के हमले से पहले पिछले 10-12 सालों में 30,000 से ज्यादा रॉकेट्स फायर किए गए थे तेल अवीव में, जिसमें सिर्फ 5% ने जाकर डैमेज किया था, सिर्फ 5% ने। और उसमें भी 25 से 30 इसराइली हलाक हुए थे। ये पिछले 10-12 सालों की मैं आपको बात बता रहा हूं, जिसमें 30,000 रॉकेट्स फायर किए गए, यानी इतना आयरन डोम उनके लिए कामयाब साबित हुआ है। लेकिन अब ये जो नए रॉकेट्स मज़ामती तहरीक के पास पहुंचे हैं, इनके सामने आयरन डोम मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ है। तो आयरन डोम की नाकामी यानी इसराइल की जो सिक्योरिटी है उसका पूरी तरह से कोलैप्स हो जाना है। इसके अलावा नाज़रीन, जो सबसे बड़ी खबर दूसरी है वो वेस्ट बैंक के हवाले से है। वेस्ट बैंक जहां पर झड़पें शुरू थी, जहां पर एक मुसल्लह जिद्दोजहद शुरू हुई थी, अब वो जंग में तब्दील हो चुकी है। जी हां, गजा की तरह वेस्ट बैंक में अब झड़पें जो थी वो जंग में तब्दील हो चुकी हैं। और मैं नेतन्याहू का बयान आपके सामने रखने जा रहा हूं, जिसमें उन्होंने कहा है कि पॉसिबिलिटी ऑफ वॉर विद पैलेस्टाइन अथॉरिटी। अब ये पैलेस्टाइन अथॉरिटी क्या है? दरअसल दो ताकतें हैं फलस्तीनियों की, एक है हमास जिसका गजा पर कंट्रोल है, यहां से इलेक्शन जीतकर उन्होंने हुकूमत कायम की थी। एक जो वेस्ट बैंक में पैलेस्टाइन अथॉरिटी है जिसके सदर महमूद अब्बास हैं, और ये उसकी बात कर रहे हैं कि उनके साथ भी अब हम जंग करने वाले। बेसिकली तो सारा फलस्तीन ही है ना, लेकिन चूंकि ये इलाके डिवाइडेड हैं, यानी वेस्ट बैंक अलग है, गजा अलग है, तो यहां पर दो पार्टीज की हुकूमत है, एक हमास है और एक ये महमूद अब्बास की पार्टी है। तो अब वो कह रहे हैं कि जो पैलेस्टाइन अथॉरिटी वेस्ट बैंक में है, अब उनके साथ हम बाकायदा जंग में जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे गजा में जंग में जा रहे हैं। और ये तो मंसूबा पहले से भी सामने था कि इन्होंने वेस्ट बैंक के लोगों को जॉर्डन में धकेलना है और गजा के लोगों को इजिप्ट में धकेलना है। तो अब अल-ऐलान नेतन्याहू की तरफ से ये कहा गया है कि हम वहां पर पूरी जंग शुरू करने वाले हैं। और इस बयान के फौरी बाद जो पहला एक ऑपरेशन वहां पर हुआ है, सिर्फ एक कैंप में 200 इजरायली गाड़ियों ने रेड किया है, 200 इजरायली मिलिट्री व्हीकल्स ने वहां पर धावा बोला है। तो एकदम से नेतन्याहू के ऐलान के बाद ये शिद्दत वहां पर बढ़ गई है और एकदम से पूरा जंग का जो यानी फुल स्केल वॉर का जो माहौल है वो पूरी तरह से वहां पर बन चुका है। तो ये चीज बहुत ज्यादा खतरनाक है। यानी वहां पर पहले चले कुछ इलाकों में झड़पें हो रही थी, लेकिन अब वो एक मुकम्मल जंग में तब्दील हो चुका है। तो जो हम बार बार कह रहे हैं कि ये एक फैसला कुन जंग है, तो ये इस चीज को साबित करती है कि आपने वेस्ट बैंक में भी अगर इतनी बड़ी जंग छेड़ रहे हैं तो इट्स मीन कि जो जीतेगा फिर उसी के पास ये फलस्तीन की सरजमीन होगी, या फिर इसराइल पूरी तरह से काबिज हो जाएगा, या फलस्तीन जो है वो दोबारा से आजाद होगा। इसके अलावा नाज़रीन, एक और जो बड़ी अहम तरीन चीज सामने आई है वो याहिया सिंवार के हवाले से है, जो कि इस वक्त टॉप मोस्ट वांटेड है इसराइल के लिए। और इसराइल समझता है कि अगर वो याहिया सिंवार को पकड़ लेता है या इसको शहीद कर लेता है तो वो पूरी जंग जीत जाएगा, क्योंकि पूरी जंग याहिया सिंवार के ब्रेन पर खड़ी हुई है। ये वो शख्स है जो 15 से 20 साल इसराइल की कैद में रहा एंड इसकी फैमिली जंग में शहीद हो चुकी है, और ये 15 से 20 साल जेल में बैठकर इसराइली मीडिया को, उनकी सोसाइटी को, उनकी हुकूमत को, मगरिब को, सारी चीज़ों का ये पढ़ता रहा। ये रोज़ाना अखबार पढ़ता था, बहुत ज़्यादा किताबें इसने पढ़ी हैं। पूरी ये 20 साल इस बंदे ने जंग की तैयारी की है। अभी ये जो आप नैरेटिव की वॉर देख रहे हैं ना, कि जिसमें फ़लस्तीन जीत रहा है, बयानिया की वॉर में फ़लस्तीन जीत रहा है, तो उसके पीछे जिस शख्स का हाथ है वो याहिया सिंवार का है। 20 साल जेल में बैठकर इसने पूरी इसराइल को, फिर मगरिब को, उनकी सोसाइटीज़ को, उनके बिहेवियर को, उनके पोलिटिकल सिस्टम को, ये सारा इसने पढ़ा। और उसके बाद इसने ये चीज़ अखज़ की कि सबसे जो बड़ी बात है वो बयानिया है। यानी हम बरसों से शहीद भी हो रहे हैं, कुर्बानियां भी दे रहे हैं, कब्जा भी हमारी जमीन पर गया है, लेकिन दुनिया में यानी मगरिब में हमें ही दहशतगर्द कहा जाता है, हमें ही बुरा कहा जाता है। तो इस चीज को सबसे पहले खत्म करना जरूरी है। तो सबसे जो उसने बड़ी जंग ये लड़ी है वो बयानिया की जंग लड़ी है। इसीलिए याहिया सिंवार उनके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हुआ, क्योंकि जो साइकोलॉजिकल वॉर है, जो मीडिया वॉर है, जो नैरेटिव की वॉर है, उसमें याहिया सिंवार ने तारीख में पहली बार इसराइल को शिकस्त दिया। क्योंकि दुनिया का जितना भी मीडिया है वो सारा इसराइल के कंट्रोल में है, चाहे फिल्म मीडिया हो या फिर न्यूज मीडिया हो या फिर सोशल मीडिया हो, ये तीनों इसराइल के कंट्रोल में थे। लेकिन याहिया सिंवार ने उस 20 सालों की मेहनत के बाद ये अचीवमेंट फलस्तीन के लिए हासिल किया है। तो अब यहां पर याहिया सिंवार ने इनको पागल किस तरह से कर रखा है, एक खबर मैं आपके सामने शेयर करूंगा और आपको अंदाजा होगा कि जिन्हें आप दुनिया की जदीद तरीन फौज कहते थे वो कितनी इडियट फौज है। यानी आप उसे दुनिया की जदीद तरीन फौज कहते थे और अब पता चला है कि वो दुनिया की सबसे इडियट फौज है। किसी कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री की फौज भी इस तरह की नहीं होती जितनी आपकी जो दुनिया की जदीद तरीन फौज है। नाज़रीन, ये आप हेडलाइन देखिए जिसमें वो कह रहे हैं कि याहिया सिंवार फ्लेड टू नॉर्थ इन आईडीएफ ट्रक। वो कह रहे हैं कि याहिया सिंवार जो है वो
इनकी अपनी गाड़ी में बैठकर, यानी इसराइली फौज की गाड़ी में बैठकर साउथ से नॉर्थ में चला गया। अब ये कहानी क्या है? कहानी नाज़रीन ये है कि पहले इन्होंने ऑपरेशन किया कि हमने याह्या सिंवार को उसको पकड़ना है, उसके लिए नॉर्थ में ऑपरेशन किया गया कि ये नॉर्थ में मौजूद है, नॉर्थ में ये नाकाम हुए। देन इनका प्लान था कि अब हम साउथ में ऑपरेशन करें, तो इन्होंने ये बयानिया पेश किया कि याह्या सिंवार जो है वो नॉर्थ से निकलकर साउथ में चला गया है, सो अब हम ऑपरेशन साउथ में करने जा रहे हैं। अच्छा, अब इन्होंने पिछले 8-10 दिनों से साउथ में ऑपरेशन शुरू कर रखा हुआ है, और अब ये खबर सामने आई है कि याह्या सिंवार दोबारा साउथ से निकलकर नॉर्थ में चला गया है, और गया किस तरह? इनकी अपनी गाड़ी में, ठीक है। हालांकि ये क्लेम ये भी करते हैं कि इन्होंने जो दरमियान वाला सलाह स्ट्रीट है जो नॉर्थ और साउथ को डिवाइड करती है उसमें इनकी प्रेजेंस है, तो फिर वो नॉर्थ से साउथ में कैसे आ गया, फिर साउथ से नॉर्थ में कैसे चला गया? तो इट्स मीन के पूरी तरह से ये पागल हो चुके हैं, ये पूरी तरह से बुखला गए हैं। इनको बयानिया जो इनका नाज़रीन पाश हुआ है ना, इनको अब समझ नहीं आ रही कि हम बात क्या करें, ठीक है। यानी इससे बड़ी कोई बात हो सकती है जिसे आप मोसाद है, जिसे आप दुनिया की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी समझते हैं, वो कभी कह रही है कि वो एक इलाके से दूसरे में चला गया, और दोनों इलाकों पर आप कंट्रोल भी, आप क्लेम करते हैं कि दोनों इलाकों पर हमारा कंट्रोल भी है और हमने दोनों इलाकों को डिवाइड भी किया हुआ है, और लेकिन वो अपनी मर्जी से इधर घूम रहा है। आप इधर जंग शिफ्ट करते हैं तो फिर वापस वो दूसरे इलाके में चला जाता है। तो ये इनके पागलपन का सबूत है, ये दरअसल इनके इडियट होने का सबूत है, ये इस बात का सबूत है कि इनके पास अब सारे ऑप्शन बंद हो चुके हैं, ये इस बात का सबूत है कि इनके पास अब कोई बयानिया नहीं बचा है। अब नाज़रीन आखिर में आपको बाइडेन के हवाले से अपडेट करते हैं। अमेरिका में तारीख में पहली बार हुआ है कि इसराइल के खिलाफ रिजेंटमेंट हुई है, तारीख में पहली बार हुआ है कि अमेरिकी अवाम इसराइल के खिलाफ हुए हैं, तारीख में पहली बार हुआ है कि अमेरिकी मीडिया इसराइल के खिलाफ हुआ है, तारीख में पहली बार हुआ है कि अमेरिकी कांग्रेस, वहां के पॉलिटिशियंस, उन्होंने इसराइल की मुखालफत की है, ठीक है। तो इस सारी मुखालफत में बाइडेन इंतजामिया को हमने देखा कि वो प्रो इसराइल जरूर रही है और उसने काफी इमदाद करने की कोशिश की है, लेकिन अब यह चीज बाइडेन को सबसे ज्यादा महंगी पड़ गई है। एक तो बाइडेन ने आज से 3-4 दिन पहले यह डेडलाइन दी इसराइल को कि 20 दिन से ज्यादा हम आपकी सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी अपनी कुर्सी भी जा रही है, जो अमेरिका में एक इंस्टेबिलिटी आ रही है और बहुत सारे दुनिया में हमारे मफादात को नुकसान पहुंच रहा है, अब हम मजीद इस जंग में आपके साथ नहीं चल सकते। और उसको अंदाजा था कि आगे चलकर मेरे साथ क्या होनी है, लेकिन अब उसकी यह डेडलाइन भी किसी काम नहीं आई, और जो उसके साथ होना था वो अब होता हुआ नजर आ रहा है। नाज़रीन बात यह हुई है कि कल वोटिंग होने जा रही है, इसके बारे में आपको 2-3 दिन पहले भी हमने अपडेट किया था कि बाइडेन के खिलाफ ये बगावत चल रही है, तो अब वो अमली जामा उसको पहनाया जा चुका है, और कल बरोज बुध बाइडेन के खिलाफ इंपीचमेंट पर वोटिंग होने वाली है। अब इंपीचमेंट को आप सादा अल्फाज में नो कॉन्फिडेंस मोशन समझ लें, यानी जब अमेरिका में आप सदर को हटाना चाहते हैं तो उसको इंपीचमेंट का प्रोसेस बोला जाता है, जिसमें ऐवान में वोटिंग होती है और उस वोटिंग के नतीजे में सदर को निकाल दिया जाता है, और इसे बड़ा तज़हीक में समझा जाता है। यानी क्योंकि अमेरिकी सदर ऐसे पाकिस्तानी वज़ीर आज़म जैसे तो है नहीं कि 2 साल बाद उनको निकाल दिया जाए, वो अपना टेन्योर पूरा करते हैं। मतलब ये बहुत शाज़ो नादर को पीछे अगर वाकया हुआ है कि किसी को इंपीच किया गया हो, उसको टेन्योर से पहले निकाल दिया गया हो, तो ये सबसे उनके फेलियर, सबसे बड़े उसके फेलियर का सबूत होता है अगर किसी सदर को इंपीचमेंट के थ्रू निकाला जाए। तो बाइडेन के खिलाफ ये वोटिंग होने जा रही है, कल बरोज बुध वोटिंग होगी, और उसमें अगर ये वोटिंग कामयाब हो जाती है तो ये बहुत बड़ी एक चीज होगी, ये बहुत बड़ी तब्दीली लेकर आएगी, गजा जंग के हवाले से बहुत बड़ी तब्दीली लेकर आएगी, क्योंकि जो उसके बाद वहां पर इलेक्शन अगले साल से शुरू हो रहे हैं, फिर जो नया सदर वहां पर इलेक्ट होगा वो जाहिर बात है बाइडेन को निकाला किस बात पर जा रहा है, तो वो शायद इतना इसराइल के प्रो ना हो, और जो इख्तलाफात हैं उसको मद्देनजर रखते हुए वो इस जंग के हवाले से डिफरेंट पॉलिसी लेकर चलेगा, क्योंकि आगे 2-3 महीनों बाद उसने भी तो इलेक्शन में जाना है। तो ये चीज बहुत बड़ी साबित हो रही है इस जंग के हवाले से, अगर ये वोटिंग कामयाब हो जाती है, जिसमें अब चंद घंटे बाकी रह गए, तो एक तरह से बाइडेन हुकूमत चंद घंटों की मेहमान है। तो अगर ये वोटिंग कामयाब हो जाती है तो यकीन मानिए गजा जंग का पासा पूरी तरह से पलट जाएगा। अमेरिका पहले ही उससे पीछे हट चुका है, अगर उनकी अपने अंदर इतना बड़ा बहरान पैदा हो जाएगा, देखिए नया प्रेसिडेंट इलेक्ट होने में भी तो टाइम लगेगा, तो वो जो एक वहां पर बहरान पैदा हो गया है वो इसराइल को बहुत ज्यादा नुकसान देगा। एक तरफ इसराइल का यमन ने मुहासरा कर रखा है, एक तरफ हिजबुल्लाह हमले कर रही है, सीरिया से हमले शुरू हो गए हैं, उनके पास गोला बारूद खत्म हो गया है। तो ऐसे में तो अमेरिका की कंप्रीहेंसिव सपोर्ट चाहिए। अगर अमेरिका खुद इख्तलाफात का और बहरान का शिकार हो जाएगा तो वो कैसे इसराइल की मदद करेगा। तो ये नाज़रीन अहम तरीन चीज़ है, ये ताज़ा तरीन हक़ाइक़ थे, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स थी जो कि आपके साथ शेयर की। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।